गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक और छोटे से नए अध्याय के अंदर। आज हम आधुनिक काल के अंदर एक नई कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट परीक्षा, जो अभी आगामी आने वाली परीक्षा है 2025-26, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी, केवीएस, एएमआरएस आदि एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। आज का जो टॉपिक है, आज हम करेंगे समकालीन हिंदी कविता के बारे में छोटा सा निष्कर्ष। समकालीन हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता का दौर साठोत्तरी कविता के बाद के समय से माना जाता है। यानी कि साठोत्तरी कविता की जब शुरुआत 1960 के बाद होती है, उस समय समकालीन कविता हिंदी के अंदर एक नए युग को लेकर आई थी। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, यानी कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब हिंदी के अंदर अनेक परिवर्तन हुए थे। जैसे हम सभी को पता है, हिंदी साहित्य वाले जो छात्रों को, जितने भी हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ये मालूम है कि आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से होती है। 1850 के बाद आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग से। उसके बाद भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग आया, छायावाद आया। ऐसे करते 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 बाद में जब ये युग आता है समकालीन कविता का, तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो गए थे। बहुत से कवि थे। पहले जो कविता जब राज दरबारों में हुआ करती थी, यानी कि जब रीतिकाल की बात करें 1700 से 1900 का जो समय था, उसमें दरबारी चित्रण हुआ करता था। लेकिन जैसे भारतेंदु जी का युग आया, उसके बाद कविता के विषय भी बदले, और जो कविता को लिखने वाले थे उनके दिमाग के अंदर भी कुछ नए संकेत आए कि हम कुछ नई कविताओं को लिखते हैं, समाज को एक आईना दिखाते हैं। अब जो कविता थी वो केवल राजा या महाराजा तक सीमित नहीं थी, उनके जीवन काल तक सीमित नहीं थी, ना उनके मतलब उनके मनोरंजन के लिए थी। अब कविता का मुख्य उद्देश्य था समाज का चित्रण करना, समाज की समस्याओं को जनता के सामने प्रस्तुत करना। तो उसी कड़ी के अंदर एक नई कविता सामने होती है प्रस्तुत, उसका नाम है समकालीन कविता। यह कविता, समकालीन कविता का दौर साठोत्तरी कविता 1960 के बाद आसपास में शुरू होता है, और यह आज के समय तक निरंतर प्रभावित है। यह कविता किसी एक खास वाद जैसे छायावाद या प्रयोगवाद में बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की विविध जटिलता और सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। समकालीन कविता की कुछ विशेषताएं और कुछ उनकी प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं। अब ये आपके सामने कुछ इसकी विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर है कि समकालीन कविता के अंदर जो जितने भी जो कवि रहे हैं, उन्होंने किस विषय को लेकर कविताओं का निर्माण किया था, उनकी रचना की थी। तो उसकी पहली विशेषता है आम आदमी का सरोकार। आम आदमी का सरोकार, इट मीन्स समकालीन कविता महलों या राजाओं की नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी, उसके संघर्ष, भूख और बेबसी की बात करती है। पहले की जो कविता है, रीतिकालीन की जो कविताओं की यदि बात करें, तो श्रृंगारिक चित्रण ज़्यादा हुआ करता था। राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जो दरबारी जो कवि लोग थे, वे मतलब बेबस थे और बंधे हुए थे, तो उन्हीं से संबंधित बातों का चित्रण करते थे। लेकिन जब देश की आज़ादी की बात हुई, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब वर्ग संघर्ष की बात आती है, जो सामाजिक जीवन था, जो आम व्यक्ति था, उनकी समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास इन काल के कवियों ने बखूबी किया। उसके बाद राजनीतिक चेतना, सेकंड जो पॉइंट है इसका, पॉलिटिक्स इसमें आती है। उस इस दौर की कविताओं में राजनीति पर तीखा प्रहार मिलता है, व्यवस्था के प्रति आक्रोश और मोहभंग यहाँ साफ दिखाई पड़ता है। सेकंड के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो यथार्थवाद। इसमें कल्पना की उड़ान के बजाय जीवन की कठोर सच्चाई यानी कि यथार्थ को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि कुछ पहले की जो कविताएं थी, उनमें कल्पना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मोहभंग हुआ करता था। लेकिन यथार्थवाद, जब जो यथार्थवाद का मतलब होता है, यानी कि जो जैसा उसको सामने वैसा ही प्रस्तुत करना। नेक्स्ट इसका नोट है स्त्री और दलित विमर्श। आज़ादी के बाद भारतीय जो सामाजिक परिवेश में जो स्त्री और जो दलित विमर्श था, यानी कि दलित जो मतलब निम्न तबके के लोग थे, उनसे संबंधित उनकी समस्याओं को भी अब प्रमुखता दी गई थी। इस काल के कवियों ने स्त्रियों के बारे में लिखा और दलित जातियों के बारे में भी इस काल के अंदर इन कविताओं में लिखा। समकालीन कविताओं में हास्य पर समाज, स्त्री, दलित, आदिवासी की आवाज़ को प्रमुखता से उभारा गया था,
यानी कि उनकी आवाज़ को इन कविताओं के अंदर पेश करने का काम इस काल के कवियों ने बखूबी किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिल्प में सरलता। शिल्प में सरलता इट मीन्स भाषा बहुत ही क्लिष्ट नहीं है, बल्कि बोलचाल की सहज और आम भाषा का प्रयोग किया गया। कहने का अभिप्राय है कि इस काल के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया। जैसे पहले रीतिकाल के कवियों के अंदर यदि कवि केशव की बात करें तो कवि केशव की जो भाषा थी वो संस्कृतनिष्ठ बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा मानी जाती है, उसको पढ़ना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन इस काल के कवियों ने सिंपल भाषा का प्रयोग किया था, यानी कि उस काल में जो भाषा चलती थी उस काल की भाषा को इस कविताओं में रखने का प्रयास किया ताकि आम जनता तक वो बात पहुंच सके। अब इस काल के अंदर प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं। ये रचनाएं हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के विकास में कई बड़े कवियों का अमूल्य योगदान रहा है। उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। आपके सामने एक टेबल है और टेबल के अंदर जो पहले जो कवि हैं वो कवि धूमिल धूमिल कवि है। इनको हर कोई व्यक्ति जानता है जो हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। धूमिल ने ये कविता संसद से सड़क तक लिखी है। यह कविता बहुत ज़्यादा फेमस कविता है और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि संसद सड़क तक कविता किसकी लिखी हुई है। इसके अलावा सेकंड है मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी फेमस रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। अंधेरे में इनका कविता संग्रह, उसके अंदर ये ली गई है। मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है। उसके बाद है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की जो रचना है वो है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में ये इससे संबंधित प्रश्न भी नेट में 2-3 बार आ चुका है कि सीढ़ियों पर धूप जो रचना है वो किसकी है, तो रघुवीर सहाय की रचना है। और इसके अलावा एक और इनकी रचना है लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुंवर नारायण सिंह की। इनकी रचना का नाम है आत्मजयी और चक्रव्यूह। उसके बाद केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो है अभी बिल्कुल अभी और अकाल में सारस। उसके बाद है राजेश जोशी। इनकी रचना का नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़ और दो पंक्तियों के बीच में। तो ये थी हिंदी साहित्य में समकालीन कविता के कुछ कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये जो रचनाएं हैं ये हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दोबारा फिर रिपीट करें, धूमिल की है संसद सड़क तक कल सुनना मुझे। मतलब आप इसको याद रख सकते हो कि धूमिल ने कहा, धूमिल को कैसे याद करोगे, धूमिल ने कहा था कि संसद से सड़क तक आप मुझे कल सुनना, मतलब संसद में जाके आप मुझे कल सुनोगे। किसने कहा था, ये धूमिल ने कहा था। मतलब संसद सड़क तक और कल सुनना मुझे। सेकंड है मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है अंधेरे में। मतलब मुक्तिबोध ने क्या किया, अंधेरे कमरे में गया, यानी कि बाहर अंधेरा था और आपको पता है जब रात होती है तो अंधेरे में चांद निकलता है। तो मुक्तिबोध को अंधेरे में क्या देखा, चांद दिखा। तो मुक्तिबोध ने कहा कि चांद का मुंह टेढ़ा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद रघुवीर सहाय कहते हैं सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए। रघुवीर जी कहते हैं कि धूप बना सीढ़ियों पर आने लगी है, लेकिन आजकल इस बात को लोग भूल गए हैं कि क्योंकि लोग धूप छत पर जाते नहीं है। ये ट्रिक्स आप इसको याद रख सकते हो कि रघुवीर सहाय कहते हैं कि सीढ़ियों पर धूप में और लोग भूल गए। किसने कहा लोग भूल गए, रघुवीर सहाय ने कहा। नेक्स्ट है कुंवर नारायण सिंह आत्मजयी और चक्रव्यूह। कुंवर नारायण सिंह कहते हैं क्योंकि जो आत्मा है वो चक्रव्यूह में फंसी हुई है। यानी किसकी आत्मा चक्रव्यूह में फंसी हुई है, कुंवर नारायण की आत्मा। नारायण अपने आप के अंदर भगवान है, नारायण। तो नारायण, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सभी की जो आत्माएं हैं वो कहाँ जाती है, वो नारायण भगवान के पास चली जाती हैं। ये जीवन क्या एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से फंसकर जब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है तो वो परमात्मा कौन है, वो साक्षात नारायण है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुंवर नारायण सिंह की जो रचनाओं के नाम है वो आत्मजयी और चक्रव्यूह। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह कहते हैं अभी बिल्कुल अभी अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह ने कहा अभी
अकाल हुआ था और अकाल में अभी बिल्कुल अभी मैंने क्या देखे थे, सारस देखे थे। तो अकाल में सारस किसने देखे थे? केदारनाथ जी ने देखे थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजेश जोशी। राजेश जोशी कहते हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच में। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि राजेश जोशी ने कहा था कि एक दिन पेड़ बोलेंगे, और पेड़ कैसे बोलेंगे? दो पंक्तियों के बीच में बोलेंगे। तो किसने कहा कि दो पंक्तियों के बीच पेड़ बोलेंगे? राजेश जोशी ने कहा। तो ये थी कुछ ट्रिक्स हिंदी साहित्य की समकालीन कविता और संबंधित मुख्य कवियों की रचनाओं को आप ऐसे याद रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कुछ बातें इसमें और हैं कि जैसे इसकी प्रमुख काव्य धाराएं थी। कविता, इसमें परंपराओं का विरोध और अस्वीकार प्रमुख था। इसके अलावा जनवादी कविता यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी और शोषित वर्ग के हक की बात करती थी। मतलब इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी कि मतलब जनता, जो सामान्य जनता थी, उसकी बातें ये कहा करती थी। मतलब आम जनता की कविता हम इसको कह सकते हैं कवि, इसको समकालीन कविता को। निष्कर्ष, समकालीन कविता आज के मनुष्य की विडंबनाओं, उसके अकेलेपन और उसके साथ में उससे बेहतर भविष्य की उम्मीदों का एक आईना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यूसी नेट हिंदी के बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।